डियर स्टूडेंट्स, हम लोग दिल्ली सल्तनत के प्रशासन पढ़ रहे हैं। उसमें 4 क्लासेस हुए हैं, आज का 5वां क्लास है। कल के क्लास में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के केंद्रीय प्रशासन को पढ़ना शुरू किया था। उसमें सिर्फ एक विभाग दीवाने विजारत को ही हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। केंद्रीय प्रशासन में और भी विभाग है जिसका क्रमबद्ध रूप से वर्णन हम लोग आज की क्लास में करेंगे। उसमें सबसे दूसरा विभाग जो है वो दीवाने अर्ज। ये जो विभाग था वो सैन्य विभाग था, मतलब सैन्य विभाग को दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज कहा जाता था। तो सैन्य विभाग में जो आरंभ में सेना होती थी, जो आरंभ में दिल्ली सल्तनत में सेना का स्वरूप जो था, नेचर जो था, वो सामंती था। सामंती सेना का अर्थ यह हुआ कि जो तुर्क सामंत थे, इन तुर्क सामंतों के अधीन के पास सेना संगठित थी। सुल्तान के पास जो सेना थी वो अंगरक्षक के रूप में, बॉडीगार्ड के रूप में, और इसको हम लोग सरजनदार बोलते हैं। जब युद्ध की आवश्यकता पड़ती थी तो सामंतों की सेना को मांग लिया जाता था, सुल्तान के द्वारा मांग लिया जाता था। इस व्यवस्था में परिवर्तन जिसने किया, जिस व्यवस्था का वर्णन हम कह रहे हैं, इस व्यवस्था में प्रथम परिवर्तन जो किया वो बलबन ने किया। और बलबन ने क्या परिवर्तन किया? तो बलबन के द्वारा दीवाने अर्ज की स्थापना की गई। और इसका प्रधान, इसका हेड या मंत्री जो बनाया गया, उसका नाम दिया गया आरिज़े ममालिक। अब देखिए कि बलबन ने जो ये विभाग बनाया, तो इसका दायित्व क्या था? इसका दायित्व बहुत ज्यादा नहीं था। इसका दायित्व था सेना का विनियमन। विनियमन। अब इस व्यवस्था में ये जो इतनी सारी बात है, वो द्वितीय परिवर्तन जिस व्यक्ति के द्वारा किया गया, ये जिस शासक के द्वारा किया गया, वो व्यक्ति था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या परिवर्तन किया गया कि इसने सबसे पहला के सामंतों की सेना का विघटन कर दिया। और उसके बाद दिल्ली सल्तनत की अस्थाई सेना का गठन किया। अस्थाई सेना का गठन हुआ और इसमें जो बर्मी कहता है कि 4,70,000
सिर्फ अश्वरोही सेना थे, बाकी पैदल, हस्ती या नाव ये सब सैनिक अलग हो गए। अब देखिए कि अब यानी अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो सैन्य विभाग था, जिसको हम लोग दीवाने अर्ज कह रहे हैं, वास्तविक रूप से उभर करके सामने आया। इसका अर्थ यह लगाइए कि दिल्ली सल्तनत में सैन्य विभाग जिस रूप में होना चाहिए, उस रूप में अलाउद्दीन खिलजी के समय में उभर कर सामने आया। अब देखिए, जब सामने आया तो इसका दायित्व यानी दीवाने अर्ज का दायित्व जो था वो निर्धारित हुआ कि आखिर ये कौन कौन सा काम करेगा। दीवाने अर्ज का निम्न दायित्व निर्धारित हुआ। उसमें सबसे पहला दायित्व था ये कि सेना की नियुक्ति करना। दूसरा दायित्व था सेना का प्रशिक्षण करना। तीसरा था वेतन का बंटवारा करना। चौथा था सेना की तैनाती करना। ये महत्वपूर्ण चार जो थे उसके दायित्व थे आरिज़ मुमालिक यानी दीवाने अर्ज। और इसके बाद जो सैन्य प्रशासन था, वो सैन्य प्रशासन मंगोलों के दशमलव प्रणाली पर आधारित था। प्रणाली पर आधारित था। उस दशमलव प्रणाली को आपको समझना होगा। उसमें 10 सैनिक जो होते थे, उस पर एक सरखेल होता था। यानी आज का तुलना आप हवलदार से कर सकते हैं। उसके बाद 10 सरखेल के ऊपर एक जुमलादार होता था। उसके बाद 10 जुमलादारों के ऊपर एक अमीर होता था। उसके बाद 10 अमीर के ऊपर एक मलिक होता था। और 10 मलिक के ऊपर एक खान होता था। तो इस तरीके की बातें दिल्ली सल्तनत में आपको पढ़नी है। और जो बातें जाननी है सैन्य प्रशासन में, वही दीवाने अर्ज में, कि बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपको समझना चाहिए, वो ये कि जो दीवाने अर्ज था उसको वो एक प्रकार का सैन्य विभाग था, मिलिट्री डिपार्टमेंट था। ठीक है, तो मिलिट्री डिपार्टमेंट था, तो क्या इसका स्वरूप था? तो शुरू में कोई मिलिट्री डिपार्टमेंट वगैरह नहीं था, दीवाने अर्ज नहीं था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ आया, इल्तुतमिश रहा या इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी हुए, उस समय तक बजाते तौर पे सैन्य विभाग नाम का कोई डिपार्टमेंट नहीं हुआ करता।
उस समय सेना जो थी सामंती थी। सामंती का जितने तुर्क सरदार थे, बड़े बड़े सरदार हुआ करते थे, उन तुर्क सरदारों के नियंत्रण में सेना थी। वो लोग सेना का गठन करते थे और शांति के समय में सेना उनके पास होती थी। जब युद्ध का अवसर आता था तो वो सेना जो थी वो सुल्तान की सेना बन जाया करती। तो इससे इसका अर्थ ये हुआ कि एक प्रकार का जो आरंभिक दिल्ली सल्तनत का सैन्य प्रशासन था वो सामंतीय था। अब इसमें परिवर्तन कब होता है? अच्छे, सुल्तान के पास क्या होता था? तो जो लोग होते थे सैनिक रूप से, वो उसके बॉडीगार्ड होते थे, अंगरक्षक होते थे, और उसी को उस समय केंद्रीय सेना समझा जाता था। जबकि होते थे वो बॉडीगार्ड, उसको सर्जनदार के नाम से, उसकी पदवी जो होती थी उसके हेड की, वो सर्जनदार के नाम से जाना जाता था। अब ये यहां से यहां तक का जो विवरण हमने दिया, ये कुतुबुद्दीन ऐबक या मोहम्मद गौरी जो भी कह लीजिए, ये उसके पहले महमूद गजनवी, ये सब पर ये लागू होता है कि ये सब में सैनिक प्रशासन सामंतीय था। कब तक? नासिरुद्दीन महमूद तक, यानी 1266 तक। 1266 के बाद परिवर्तन होता है इस व्यवस्था में बलबन के समय। बलबन दिल्ली के राजत्व सिद्धांत का संस्थापक था, सुल्तान की शक्ति में विवृद्धि चाहता था। इस क्रम में बहुत सारे उसने उपाय किए। एक उपाय सैनिक प्रशासन में भी था। सैनिक प्रशासन में सबसे बड़ा दोष जो था कि सामंत को जो इक्ता मिलता था अपने सैनिकों के भरण पोषण के लिए, वो इक्ता सैनिकों के योग्यता और संख्या के आधार पर होती थी कि कितना सैनिक का मालिक है वो सामंत, उसी हिसाब से उतना ही बड़ा इक्ता उसको प्रदान किया जाता था। इसमें भ्रष्टाचार ये था कि सामंत जो था वो गिनती के लिए गैर सैनिक लोगों को भी या घोड़े के जगह पर टटुओं को भी खड़ा कर दिया करता, और गिनती हो गई। तो वास्तव में सैनिक शक्ति, सैनिकों की संख्या में तो वृद्धि हो जाती थी, लेकिन सैनिक शक्ति में कमी आ जाती थी। क्योंकि ऐसी स्थिति में सभी सैनिक प्रशिक्षित नहीं थे, सभी सैनिक लड़ने के योग नहीं रहते थे। तो जो नहीं रहते थे वो युद्ध के समय में भाग नहीं लेते थे, या भाग लिए भी तो उससे हार हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा दोष था दिल्ली सल्तनत के सैन्य प्रशासन में। तो बलबन ने इसी दोष को दूर करने के लिए सबसे पहले दीवाने अर्ज की स्थापना की। जो दीवाने अर्ज हम पढ़ रहे हैं, इसके संस्थापक कौन था? बलबन। और उसके लिए एक मंत्री या प्रधान बनाया जिसको आरिज़ ममालिक कहा जाता है। तो एक प्रकार से ये जो था ये विभाग हो गया, और ये आरिज़ ममालिक क्या हो गया? तो इसका मंत्री हो गया, इसका पदाधिकारी हो गया। अब देखिए कि बजात्तर तौर पे बलबन ने जो बना दिया दीवाने अर्ज यानी सैन्य विभाग, तो इसका कृत्य क्या था, दायित्व क्या दिया? तो इसका दायित्व ये नहीं दिया गया था कि सेना की भर्ती कीजिए, प्रशिक्षण कीजिए, अपने नियंत्रण में रखिए, बल्कि आरंभ में इसका दायित्व सिर्फ ये था टू रेगुलेट द मिलिट्री, यानी सेना का विनियमन करना। तो होता था क्या इस समय? विनियमन का मतलब क्या हुआ कि दीवाने अर्ज में आरिज़ ममालिक एक रजिस्टर तैयार करता था। उस रजिस्टर में सैनिकों के नाम, उनके पिता का नाम, पता, पूरा हुलिया और दाग, ये सब विवरण लिखे जाते थे, ताकि कोई सैनिक जो है वो दूसरे के बदले में उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करे। जो वास्तविक सैनिक है वही युद्ध के समय में सेना का नेतृत्व करने के लिए आए या सैन्य कार्यों को करने के लिए आए। तो इससे जो दिखावटी सेना थी वो समाप्त हुआ,
और सेना कम से कम रेगुलेट हो। अब दूसरा परिवर्तन अलाउद्दीन खिलजी के समय में आया। ये घोर साम्राज्यवादी शासक था, सिकंदर सानी बनने का सपना देखता था। तो उसके सपने पूरे तब होते जब उसके पास एक वृहद सेना होती और उसके नियंत्रण में होती। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापक सैन्य सुधार किए और उस सैन्य सुधार के अंतर्गत सबसे पहला काम कि सामंतों की सेना का विघटन कर दिया। अब सामंत के पास कोई सेना नहीं होगी, वो सारी सेना सुल्तान के अधीन हो जाएगी। और दूसरा कि जो भी सेना होगी वो परमानेंट होगी, अस्थायी होगी। और सिर्फ 4,70,000 की अश्वरोही सेना गठित की। जाहिर सी बात है, अश्वरोही सेना से ज्यादा पायक होते हैं, पैदल होते हैं। अब इतने बड़ा सेना तो एक जगह रखेगा नहीं, उसके लिए मिलिट्री कंटोनमेंट एरिया बनाया होगा, सैनिक शहर भी बनाया होगा जहां सिर्फ सेना रहती होगी, जिसको गैरिसन कहा जाता था। सैनिक शहरों को गैरिसन के नाम से जानते थे। गैरिसन साहब, ये एनसीईआरटी में आप लोग 6th क्लास में पढ़ चुके हैं, याद कीजिए हिस्ट्री में। ये गैरिसन नगर कौन सा नगर था, याद आ रहा है? तो ऐसा नगर जहां सैनिक रहते थे। अब देखिए कि कहा जा सकता है कि इसका मतलब यह हुआ कि 1296 से लेकर 1316 के बीच में जो अलाउद्दीन का काल है, इसी काल में वास्तविक सैन्य प्रशासन दिल्ली सल्तनत का उभर करके सामने है, इसके पहले नहीं। अब जब आ गया तो इसके दायित्व क्या थे? तो 4 दायित्व काफी महत्वपूर्ण थे। एक, सबसे पहला सेना की नियुक्ति। पहले सेना की नियुक्ति कौन करता था? सामंत खुद करता था। अब नहीं, बजाते तौर पर रिक्रूटमेंट जो होगा वो कौन करेगा? सुल्तान करेगा। उसके बाद इसका प्रशिक्षण देगा, वेतन का बंटवारा करेगा। वेतन खुद नहीं देगा, एक खत देता था जिसका नाम था सरखत। सरखत, ठीक है ना, एक पत्र होता। तो सैनिक इस पत्र को, इस सरखत को लेकर के वजीर के पास जाते थे, यानी दीवाने विजारत के पास। और तब दीवाने विजारत का वजीर का कार्यालय जो है वो जितना राशि लिखा रहता था उतना उसका भुगतान होता। जैसे भी क्या है, कोई भी डिपार्टमेंट है, पहले था कि डिपार्टमेंट में पैसा बढ़ता था, पता है कि नहीं? कोई भी डिपार्टमेंट में वहां पैसा चला गया और वहां का ऑफिसर सबको तनख्वाह देता था हर महीने। अब क्या है कि किसी को डिपार्टमेंट से पैसा नहीं मिलता, सबको बैंक से मिलता है पैसा। तो उसी तरीके से उस समय जो था वो वेतन वजीर देता था। कोई भी पदाधिकारी हो, किसी विभाग का हो, वो वेतन नहीं देगा, वजीर वेतन देगा। तो सैनिकों का भी वेतन दीवाने आरिज़ ममालिक नहीं देता था। आरिज़ ममालिक एक पत्र देता था, एक लेटर देता था जिसका नाम था सरखत। उसको लेकर के सैनिक जाते थे वजीर के पास, या वजीर के कार्यालय में, और तब उसको तनख्वाह मिलता था। और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब युद्ध हो तो युद्ध मैदान में सेना की तैनाती करना ये वजीर का काम था। अब देखिए, जब गठित हो गया, दायित्व निर्धारित हो गया, तो ये संगठन किस तरीके से था? तो दिल्ली सल्तनत का जो सैनिक प्रशासन था वो दशमलव प्रणाली पर आधारित था। और दशमलव प्रणाली किससे लिया गया था? तो मंगोलों से। यानी 10 और उसके गुणांक पर एक पदाधिकारी की नियुक्ति। जैसे 10 सैनिक का मालिक एक सरखेल होगा, उसके बाद 10 सरखेल के ऊपर एक जुमलादार होगा, उसके बाद 10 जुमलादार के ऊपर एक अमीर कहलाएगा, उसका है 10 अमीर के ऊपर एक मलिक होगा, और 10 मलिक के ऊपर एक खान। 1 लाख। तो इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत का जो दीवाने अर्ज सैन्य मंत्रालय था उसकी सारी व्यवस्था या व्याख्या इतनी में की गई। क्लियर? अब देखिए, दूसरा जो इसमें तीसरा विभाग इसमें जो है वो है दीवाने इंच। दीवान है
ये आप कोशिश कीजिए कि अधिकांश चीजें क्लास में ही याद होता हुआ चले। जितना भी टर्मिनोलॉजी आपके लिए नया है इसलिए थोड़ा टफ लगेगा, इसको बार बार दोहराते रहिएगा तो आपको ये आसान हो जाएगा। और दीवाने इंशा का जहां तक संबंध है तो ये केंद्रीय सचिवालय के समान है। जैसे आज सचिवालय होता है ना, उस समय जो सचिवालय था उसी को हम उस पीरियड में दीवाने इंशा कहा जाता था। दीवाने इंशा जो था वो केंद्रीय सचिवालय के समान था और इसका जो अधिकारी था या मंत्री कह लीजिए, वो दबीरे मुमालिक कहलाता है। दबीरे मुमालिक। देखिए यही फिर गुप्तचर विभाग का ही प्रधान हो जाता है। सचिवालय का ही प्रधान है और गुप्तचर विभाग का ही प्रधान है। क्यों? क्योंकि दबीरे मुमालिक की जगह पर है, गुप्तचर पर है बरीदे मुमालिक। तो दबीरे मुमालिक और बरीदे मुमालिक ये कंफ्यूज करेगा आपको। तो जब दबीरे मुमालिक पढ़िए, दबीर का मतलब होता है क्लर्क, तो क्लर्कों का हेड, और बरीद का मतलब होता है गुप्तचर, तो गुप्तचरों का हेड। तो यहां पर बरीद और दबीर में डिफरेंस होगा, तो आप लोग इसको क्लियर कीजिएगा। दीवाने इंशा का जो प्रधान होगा वो दबीरे मुमालिक होगा। मुख्य कृत्य इसका क्या होगा? इसका काम जो होगा वो आदेश निकालना, यानी सरकारी आदेश कि किसकी नियुक्ति कहां हुई, पत्राचार करना, विभागीय पत्राचार जो होता है वो, राजनयिकों का स्वागत एवं नियुक्ति। विदेश का राजनयिक आएगा तो उसका स्वागत होगा, और यहाँ का अगर विदेश भेजना होगा तो उसको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो इस तरीके का दीवाने इंशा का जो है ये काम। अब जो चौथा विभाग है उसको बोलते हैं दीवाने रसालत। दीवाने रसालत। देखिए साहब, इसमें विवाद है कि आखिर ये क्या था। तो इसमें दो विवाद है। एक डॉक्टर कुरैशी कहते हैं कि ये जो था धर्म विवाद था। कुरैशी का ये कहना था कि धार्मिक एवं न्यायिक विभाग था। ठीक है। जबकि प्रोफेसर हबीबुल्लाह का कहना था कि यह वास्तव में विदेश विभाग है। अधिकांश मान विचार यही है। वर्तमान समय में जो इतिहासकारों का वर्ग मानता है वो प्रोफेसर हबीबुल्लाह के बात को ही मानता है। अब देखिए, ये तो चार महत्वपूर्ण विभाग था जो हम लोगों ने देखा। अब उसके बाद ऐसा नहीं था कि इसी के द्वारा संपूर्ण प्रशासन चलता था, बल्कि अन्य विभाग या मंत्रालय भी थे। तो अन्य विभाग या पदाधिकारी जो केंद्रीय स्तर पर सक्रिय था उसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले हम ये करते हैं कि बहुत सारे अस्थायी टेम्पोररी तौर पे विभिन्न शासकों के द्वारा बनाया गया था विभाग, और फिर कुछ समय बाद वो खत्म हो गया, है ना।
तो उसमें एक विभाग था जो सबसे पहले रजिया सुल्तान के बाद बना था, शायद आप लोग याद होगा, वो था नायबे ममलकत का। याद पड़ रहा है? नायबे ममलकत बलबन तक ये रहा और बलबन के बाद ये पद खत्म हो गया। ये क्या था कि जो तुर्क अमीर थे इल्तुतमिश के चालीसा के साथ दल के लोग, वो चाहते थे कि सुल्तान मेरे नियंत्रण में रहे, इसीलिए एक पद सृजित कर दिया बहराम शाह के समय में कि सुल्तान के सारे कृत्यों का निर्वहन ये करेगा। कौन? नायब मुमलकत। और इस ढंग से सुल्तान पंगु हो गया। नासिरुद्दीन महमूद भी का नायब मुमलकत बलबन काफी शक्तिशाली हो गया और वो वास्तविक शासक बन गया। देखा आपने 56 से लेकर 66 तक जो नासिरुद्दीन महमूद का काल था, वास्तव में बलबन का काल। और फिर बलबन जब बैठा तो इस पद को खत्म कर दिया। ये नायब मुमलकत वो पद था जो सुल्तान के अधिकारों का प्रयोग करने वाला था। सुल्तान नहीं था, सुल्तान वास्तविक रूप से दूसरा होता था, लेकिन जिस पदाधिकारी के पास ये पद होता था वो पदाधिकारी सुल्तान के समस्त शक्तियों का प्रयोग करता था। और जब रजिया की मृत्यु के बाद बहराम शाह बना तो बहराम शाह के समय में ही पद सृजित हुआ था। इसलिए छोटे छोटे चीजों को भुलाया मत कीजिए, यही सब चीज आपके लिए स्कोरिंग होगा। अब देखिए दूसरा जो अस्थायी रूप से बना था वो किसके समय में? तो अलाउद्दीन के समय में दो बना था। एक दीवाने रियासत, दीवान ए रियासत, मुस्तखराज, दीवाने मुस्तखराज। तो अलाउद्दीन ने दो विभाग बनाए, दीवाने रियासत और दीवाने मुस्तखराज। ये दोनों विभाग जो है वो अलाउद्दीन के काल में बने थे। अब जानना चाहेंगे कि काम क्या करता था ये विभाग। तो जहां तक दीवाने रियासत का बात था तो ये बाजार नियंत्रण को नियंत्रित करता था। और जहां तक दीवाने मुस्तखराज का बात था तो अतिरिक्त कर का हिसाब रखता था। यानी कभी कभी जो फिक्स कर थे उस फिक्स कर के अतिरिक्त कर भी वसूल किया जाता था, तो उसका हिसाब जो है वो दीवाने मुस्तखराज रखता था। क्लियर? तो ये हो गया दीवाने रियासत और दीवाने मुस्तखराज। अब तीन और विभाग थे जो फिरोज शाह तुगलक ने बनाए थे, या उसके पहले कह लीजिए एक और विभाग था जो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। और वो विभाग क्या था? दीवाने अमीर कोही, दीवान ए अमीर कोही। ये कृषि व्यवस्था में सुधार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने इस विभाग की स्थापना की। अब इसके बाद इसका जो चचेरा भाई अगला शासक बना फिरोज शाह तुगलक, उसने तीन विभाग बनाए थे। आपको याद होना चाहिए, दीवाने खैरात, उसके बाद दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान, और उसके बाद दारुल शफा। ये सभी के सभी तीनों विभाग बनाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक। अब देखिए इसके अतिरिक्त भी दिल्ली सल्तनत में केंद्रीय प्रशासन में बहुत सारे विभाग थे। जैसे
सरजनदार, ये अंगरक्षकों का प्रधान था, है ना। जैसे अमीर हाजी, ये दरबारी शिष्टाचार का मंत्री था, यानी कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा। उसके बाद अगला जो था वकीले दर। वकीले दर का क्या काम था कि जितना भी राज दरबार या सुल्तान का प्रबंध करना था, उसके घर वालों का क्या चीज चाहिए नहीं चाहिए, ये सब वकीले दर करता था। इसके बाद क्या था, अमीर शिकार। अगर शिकार के लिए सुल्तान को जाना होता था तो उसका प्रबंध अमीर शिकार करता था। तो इस तरीके से बहुत सारे पदाधिकारी थे। फिर हस्ती का अलग था, हाथी का देखभाल करने वाले का। अमीर आफूर जो था वो अश्व सेना का प्रधान था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट था। ये सब कुछ थे जो विभागीय मंत्रालय था, किसी फिक्स काम को देखता था दरबार से जुड़े हुए। तो केंद्रीय प्रशासन में कल के क्लास और आज के क्लास को हमने कंपाइल किया, पूरा किया। अब ये केंद्रीय प्रशासन समाप्त हो गया। कल से के क्लास में हम लोग प्रांतीय प्रशासन देखेंगे, जिसमें एकता व्यवस्था पर फोकस किया जाए और तब आगे चलेंगे। ठीक है, थैंक यू।